हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूअस बने हुए हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूअस बने रहिए। आज अपन पढ़ते हैं अपना मनोविज्ञान कक्षा 11 का जो चैप्टर है अपना अधिगम, उसको फ्रेंड्स यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं अपने एनसीईआरटी 2020 की जो बुक फिलहाल स्कूल में चल रही है उसको। फ्रेंड्स देखिए, आरबीएसई और एनसीईआरटी में कोई फर्क नहीं है सिवाय बाहर के कवर के। अंदर का जो मटेरियल है वो एज इट इज ऐसा है जैसा एनसीईआरटी में वैसा ही आरबीएसई में है। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें बुक्स नहीं मिल रही हैं तो हम कहाँ से उसको पढ़ें। फ्रेंड्स ऑथेंटिक सामग्री चाहे एनसीईआरटी पढ़िए चाहे आरबीएसई, चीज एक ही है, बस बाहर का कवर अलग है। चलिए आप लोगों को आज फिर से ऑथेंटिक सामग्री प्रोवाइड करा रही हूँ। आज अपन पढ़ेंगे अपना अधिगम का जो पार्ट सेकंड अपना बच गया है उसको। फ्रेंड्स इससे पहले अपन अधिगम का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में अपन पढ़ चुके हैं अधिगम के परिचय के बारे में, अधिगम के स्वरूप के बारे में, अधिगम के प्रतिमान के बारे में और प्राचीन अनुबंधन के बारे में। ये 4 पॉइंट्स अपन ने पढ़ लिए थे इसके पार्ट फर्स्ट में। अब अपना ये सेकंड पार्ट बन रहा है, इसमें अपन पढ़ रहे हैं क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन के बारे में। तो देख लीजिए क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन क्या है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने सामने है क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन किसने दिया था। तो फ्रेंड्स इसको प्रतिपादित किया था अपने बीएफ स्किनर ने। किसने किया था? बीएफ स्किनर ने। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि उन्होंने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है। कौन सी इच्छाओं पर उन्होंने अध्ययन किया था? उन्होंने ऐच्छिक अनुक्रियाओं पर अध्ययन किया था जो प्राणी द्वारा अपने आप ही जो पर्यावरण है उसमें घटित होती है सक्रिय रहकर। देखिए स्किनर ने इसे क्रिया प्रसूत या ओपेरेंट कहा। क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों और मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उनके नियंत्रण में रहती हैं। ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य या फिर जानवर स्वयं अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, जो उनके कंट्रोल में रहती है, नियंत्रण में रहती है, ऐसी क्रियाओं को जो स्किनर है उन्होंने क्या कहा है? क्रिया प्रसूत कहा है। ओके, आगे देखिए, क्रिया प्रसूत पद का उपयोग किया गया है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। जो क्रिया प्रसूत व्यवहार वो करता है उसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। ओके, और ये कैसे करता है? प्राणी या फिर मनुष्य जो भी है ये वातावरण में सक्रिय रहकर करता है। आगे देखिए, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित अपने अध्ययन चूहों और कबूतरों पर किए थे। किस किस पर किए थे? एक तो चूहों पर किया था, दूसरा कबूतरों पर किया था। प्रयोग हेतु एक भूखे चूहे को एक समय में एक विशेष रूप से बनाए गए बॉक्स, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, में रख दिया जाता था। चूहा इस बॉक्स में चारों ओर घूम फिर सकता था परंतु इससे बाहर नहीं जा सकता था। बॉक्स की एक दीवार में एक लीवर लगा था जिसका संबंध बॉक्स की छत पर लगे एक भोजन पात्र से होता था। लीवर के नीचे एक प्लेट भी रहती थी। जब लीवर को दबाया जाता था तो भोजन पात्र से एक निश्चित मात्रा में भोजन निकलकर प्लेट में गिर जाता था। जब एक भूखे चूहे को पहली बार बॉक्स में रखा गया तो उसे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना तो मालूम नहीं था, इसीलिए वह दीवारों को पंजों से खरोचने लगा। इस तरह खोजबीन करते हुए संयोग से एक बार उससे लीवर दब गया। लीवर के दबते ही प्लेट में खाना गिर गया और चूहे ने उसे खा लिया। अगले प्रयास में कुछ क्षणों के पश्चात यह अन्वेषी व्यवहार पुनः आरंभ हुआ। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, चूहे को बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने के बीच का समय अंतराल घटता गया। जैसे जैसे आपके प्रयास बढ़ेंगे तो आप वो सेम जो प्रोसेस में जिसमें ज़्यादा टाइम ले रहे थे उसका आपका टाइमिंग जो है वो कम होता जाएगा। देखिए, अनुबंधन पूर्ण हो जाता है जब स्किनर बॉक्स में रखते ही चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है। उस टाइम पर आपके जो अनुबंधन है वो पूरा माना जाता है कि जब आपको उस क्रिया के लिए छोड़ा जाए और आप जाते ही सीधा उस क्रिया का फल प्राप्त कर लें। यहाँ यह स्पष्ट है कि लीवर दबाने की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है जिसका परिणाम भोजन प्राप्ति है। तो यहाँ पर यह क्रिया क्यों की गई? क्योंकि जो चूहा है वो भूखा था, उसको भोजन चाहिए था और भोजन प्राप्ति के लिए उसने सक्रिय रहकर क्रिया करी। जो सक्रिय रहकर इसने क्रिया करी उसी को कहा गया है यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। ओके, देखिए ये आपको चूहे का पूरा यहाँ पर डायग्राम में बता रखा है। स्किनर बॉक्स है, उसके अंदर एक चूहा है, यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है, लीवर दबते ही खाना आता है। तो ये आपको पूरा डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इस प्रयोग से हमने क्या देखा फ्रेंड्स? तो देखिए इस प्रयोग से हम देखते हैं कि लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है, इसीलिए इस प्रकार के अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उसने कार्य किया तो एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसके पास क्या हुआ? भोजन की उसको प्राप्ति हुई। तो ये एक निमित्त के थ्रू सारी क्रिया संपन्न होती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ओके, आगे देखिए, हमें अपने दैनिक जीवन में नैमित्तिक अनुबंधन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। घरों में बच्चे अपनी माँ के न रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजने का कार्य करते हैं जहाँ जार में मिठाई छिपाकर रखी गई है और मिठाई खा लेते हैं। बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उससे अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर ही सीखते हैं।
वस्तुतः अपने वांछित उद्देश्य को पाने के लिए मनुष्य नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा बहुत से कार्य संपादित करने वाले संक्षिप्त तरीके सीख लेते हैं। तो देखिए इसमें कितने सारे एग्जाम्पल बता रखे हैं कि माता के नहीं होने पर बच्चे क्या करते हैं, उस प्रॉपर जगह पर जाकर जहाँ पर मिठाई रखी होती है वहां पर खोजबीन करके खाते हैं। इसके अलावा आप रेडियो, टीवी, कैमरा जो भी आप चलाना सीखते हैं वो भी एक नैमित्तिक अनुबंधन के थ्रू ही आप सीखते हैं। ये एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि रेडियो, टीवी, कैमरा आदि किस अनुबंधन द्वारा चलाया जाता है, तो वहां पर आपको याद रखना पड़ेगा किस अनुबंधन द्वारा, ये नैमित्तिक अनुबंधन द्वारा चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक, क्या क्या निर्धारक है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के। तो आपने देखा है क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें इसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है। मतलब अगर पॉजिटिव परिणाम आएगा तो आप उस व्यवहार को बनाए रखेंगे, बार बार करेंगे। अगर नेगेटिव परिणाम आएगा तो आप उस व्यवहार को छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, कोई दोबारा उस पर अनुक्रिया नहीं करेंगे। ऐसे परिमाण को प्रबलक या रीइंफोर्सर कहा जाता है। ऐसे परिमाण को रीइंफोर्सर या प्रबलक कहा जाता है। मतलब वो आपको प्रबलन देती है। आप अगर सकारात्मक रिजल्ट आते हैं तो आप प्रबलित होते हैं और आप उसको बार बार दोहराते हैं। अगर नेगेटिव रिजल्ट आते हैं तो आप उसको नहीं दोहराते हैं। तो ये आपको एक पुनर्बलन का कार्य करती हैं। प्रबलक ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। तो प्रबलन क्या हुआ, ये ऐसी कोई उद्दीपक या स्टिमुलस या फिर घटना है जो आपकी वांछित अनुक्रिया जैसी क्रिया आप चाहते हैं उसके होने को बढ़ाता है। प्रबलक की अनेक विशेषताएं होती हैं जो अनुक्रिया की दिशा व शक्ति को निर्धारित करती हैं। प्रबलक की मुख्य विशेषताओं में इसका प्रकार धनात्मक अथवा ऋणात्मक, संख्या या आवृत्ति, गुणवत्ता, उच्च अथवा निम्न और अनुसूचित, सतत अथवा आंशिक आदि हैं। प्रबलक की ये सभी विशेषताएं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को प्रभावित करती हैं। अनुबंधित की जाने वाली अनुक्रिया या व्यवहार का स्वरूप दूसरा कारक है जो इस प्रकार के अधिगम को प्रभावित करता है। अनुक्रिया के घटित होने और प्रबलन के बीच का अंतराल भी क्रिया प्रसूत अधिगम को प्रभावित करता है। आइए इनमें से कुछ कारकों का विस्तृत परिणाम करें। देखिए आपका सतत और जो आंशिक पुनर्बलन है ये भी आपको प्रभावित करता है। इसके अलावा जो गुणवत्ता होती है आपके पुनर्बलन की कि हाँ वो आप कितनी अमाउंट में आपको वो जो पुनर्बलन है वो मिला है, वो आपके काम का है या नहीं है, तो ये भी आपकी जो क्रिया है उसको प्रभावित करता है। तो ये कुछ चीजें बताई गई थी कि आपकी क्रिया जो है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो इन चीजों की वजह से ये आपकी क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। अब देखिए प्रॉब्लम कितने टाइप के होते हैं, जो रीइंफोर्सर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। पहला कौन सा है, पहला तो है धनात्मक या पॉजिटिव रीइंफोर्सर। सेकंड क्या है, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव रीइंफोर्सर। देखिए ये कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रबलन धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक प्रबलन में वे उद्दीपक शामिल होते हैं जिनका परिणाम सुखद होता है। धनात्मक प्रबलन जिस नैमित्तिक अनुक्रिया से प्राप्त होता है उसे दृढ़ करता है और बनाए रखता है। धनात्मक प्रबलक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जिनमें भोजन, पानी, तमगा, प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा, सूचनाएं आदि शामिल हैं। ये थे अपने धनात्मक प्रबलन जो अपने को सुख देते हैं, अपने को खुशी देते हैं, जिनसे अपने को कुछ मिलता है या प्राप्त होता है जो अपन चाहते हैं। तो जैसे अपने को इसमें हो गया अपना प्रशंसा हो गई, अपना सुख हो गया, या फिर और भी जो अपन चाहते हैं उस अनुसार अपने को अगर अपना प्रबलन मिल जाता है तो वो कहलाता है धनात्मक प्रबलन। तो इसके परिणाम सुखद होते हैं। दूसरा है अपना ऋणात्मक प्रबलन। ये क्या होता है, ऋणात्मक प्रबलन अप्रिय एवं पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं। प्राणियों की ऐसी अनुक्रिया जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती है या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शित करती है, ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करती है। इस प्रकार ऋणात्मक प्रबलन परिहार अनुक्रिया अथवा पलायन अनुक्रिया करना सिखाती है। ऋणात्मक प्रबलन क्या होते हैं, जैसे अपने जो धनात्मक प्रबलन है वो अपने को सुख देते हैं, इसी प्रकार ऋणात्मक प्रबलन क्या होते हैं, वो अपने को पीड़ा देते हैं या दुख देते हैं, और इनसे जो इंसान है वो क्या करता है, पलायन कर जाना चाहता है या भाग जाना चाहता है उनको छोड़कर। ये अपने क्या करता है, परिहार अनुक्रिया यानी जो नेगेटिव क्रियाएं होती है ना उनसे पलायन करना अपने को सिखाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि दुखदायी ठंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी कपड़े पहनना, लकड़ी जलाना तथा बिजली के हीटर का उपयोग करना सीखता है। व्यक्ति खतरनाक उद्दीपकों से दूर भागना सीखता है क्योंकि यह ऋणात्मक प्रबलन प्रदान करता है। ध्यातव्य है कि ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। याद रखिए ऋणात्मक प्रबलन दंड नहीं है। इसको एकदम मैंने यहाँ पर स्टार लगाया है तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पूछ ले ऋणात्मक प्रबलन है, फिर नीचे आपको ऑप्शन दे दें उसमें एक दंड भी शामिल हो, तो जो दंड है वो ऋणात्मक प्रबलन नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, यहीं से ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ऋणात्मक प्रबलन क्या है, दंड नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है, जबकि ऋणात्मक प्रबलन परिहार या पलायन की अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। परिहार या पलायन मतलब वहां से भाग जाने की, जो आपकी सिचुएशन है उससे भाग जाने की क्रिया को दर्शाता है आपका ऋणात्मक प्रबलन। लेकिन दंड
जो है ना वो आपकी अनुक्रिया को खत्म कर देता है या कम कर देता है, तो जो दंड है वो आपका ऋणात्मक प्रबलन नहीं माना जाएगा। ऋणात्मक प्रबलन क्या होते हैं, आपको उस सिचुएशन से भगा देते हैं या भागने के लिए प्रेरित करते हैं, पलायन करने की, वहां से उस चीज की संभावना को बढ़ाते हैं, ना कि आपकी क्रिया को बंद करवा देते हैं। उदाहरणार्थ, दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए अथवा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना किए जाने से बचने के लिए चालक एवं सह चालक सीट बेल्ट पहनते हैं। यह विदित है कि कोई भी दंड स्थायी रूप से किसी अनुक्रिया को दबा नहीं पाता है। हल्के एवं विलंबित दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दंड जितना ही कठोर होता है उसका दमन प्रभाव भी उतने ही अधिक काल तक बना रहता है, परंतु यह प्रभाव स्थायी नहीं होता। तो ये अपने जो दंड है ये स्थायी नहीं होता है। कभी कभी दंड चाहे जितना ही कठोर क्यों ना हो, इसका अनुक्रिया के दमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, चाहे कितना ही कठोर दंड दे दो, लेकिन उसकी क्रिया जो अनुक्रिया होती है उस पर कभी कभी कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, एक चोर है, चोर को आपने चोरी करते पकड़ लिया, उसको दंड दिया गया, 7 साल का कारावास मिल गया, फिर वो 7 साल तक कारावास में रहा, काफी लंबा समय है उसको दंड देने का, लेकिन जब वो कारावास से बाहर आता है तो वो बाहर आते ही फिर से चोरी करता है। मतलब ये उसके लिए पर्याप्त दंड नहीं था उसकी अनुक्रिया को रोकने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, दंड चाहे कितना भी कठोर हो, कितना भी लंबे समय तक क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो अनुक्रिया होती है, जो अपराधी होती है उसकी अनुक्रिया होती है, उस पर कोई असर नहीं डालता है। देखिए, इसके विपरीत दंडित किए गए व्यक्ति में दंड देने वाले व्यक्ति के प्रति घृणा व विकर्षण का भाव भी आ जाता है। अब देखिए, प्रबलन की संख्या तथा अन्य विशेषताएं। प्रबलन की संख्या से हमारा आशय उन प्रयासों की संख्या से है जिनमें प्राणी को प्रबलन या पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। प्रबलन की मात्रा से आशय प्रबलित करने वाली उद्दीपक, भोजन या पानी का पीड़ादायक कार्य की तीव्रता की कितनी मात्रा को प्रत्येक प्रयास में प्राणी प्राप्त करता है। प्रबलन की गुणवत्ता से तात्पर्य प्रबलक के प्रकार से है। मटर का दाना या ब्रेड का टुकड़ा किशमिश या केक की तुलना में निम्न गुणवत्ता वाला प्रबलक है। नैमित्तिक अनुबंधन की गति साधारणतः उतनी ही बढ़ती है जितनी प्रबलनों की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके प्रबलन की संख्या और प्रबलन की मात्रा और प्रबलन की गुणवत्ता आपकी जो अनुक्रिया है ना उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आपका जो प्रबलन है वो उस अनुक्रिया के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रबलन का। क्योंकि मान लीजिए कि बच्चे ने क्लास में फर्स्ट रैंक हासिल करी है और बच्चे ने फर्स्ट रैंक हासिल करी और आपने उसके अनुसार उसको एक चॉकलेट लाकर दे दी, तो बच्चे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उसकी जगह कोई अच्छा उसको प्रबलन ला के देते, साइकिल ला कर देते या जो भी उसको इच्छित वस्तु जो उसको चाहिए थी वो ला के देते, तो वो उस पर ज़्यादा असर डालती। वो अगली बार और ज़्यादा मेहनत करता कि हाँ, पिछली बार अपन जब फर्स्ट आए थे तो अपने को साइकिल मिली थी, तो इस बार अपने को उससे भी कुछ ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो वो और ज़्यादा क्रिया करेगा। ये आपकी गुणवत्ता और आप कितनी बार बच्चे को प्रबलन देते हैं, रिइंफोर्स करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आपके सामने है कि जो गुणवत्ता होती है प्रबलन की, उसका प्रकार कैसे है। जैसे कि एक मटर का दाना या ब्रेड का टुकड़ा किशमिश या केक की तुलना में तो बहुत ही निम्न गुणवत्ता का है ना। तो इसी प्रकार से अगर आप किसी को ब्रेड का टुकड़ा या मटर का दाना देकर कहेंगे कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तो बच्चा बिल्कुल भी सक्रिय नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ये बहुत तुच्छ प्रबलन है, इससे कोई आने जानी नहीं है। इसी के जगह पर अगर आप कोई किशमिश या केक का लालच बच्चों को दोगे कि अगर तुम ये करोगे तुम्हें केक मिलेगी, तो वो बच्चा क्या है, वो अपनी अनुक्रिया की दर को बढ़ा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी गुणवत्ता पर, उसकी संख्या पर, कि आप प्रबलन कैसा दे रहे हैं और कितनी संख्या में दे रहे हैं। आगे है आपका प्रबलन अनुसूचियां। ये क्या है, तो देखिए, प्रबलन अनुसूची अनुबंधन के प्रयासों के दौरान प्रबलन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को कहते हैं। जो प्रबलन अनुसूची है वो अनुबंधन के प्रयासों के दौरान, जब आप अनुबंधन बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो आपको प्रबलन मिलता है ना, उसकी व्यवस्था को कहते हैं अपन प्रबलन अनुसूची। प्रत्येक प्रबलन अनुसूची अनुबंधन की दिशा को अपने अपने ढंग से प्रभावित करती है। इसके कारण अनुबंधित अनुक्रियाएं भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं वाली हो जाती हैं। नैमित्तिक अनुबंधन में किसी प्राणी को प्रत्येक अर्जन प्रयास में प्रबलन दिया जा सकता है, अथवा कुछ प्रयासों में यह दिया जाता है और दूसरे प्रयासों में नहीं दिया जाता है। इस प्रकार प्रबलन सतत या सविराम हो सकता है। प्रत्येक बार जब वांछित अनुक्रिया घटित होती है तब उसे प्रबलन दिया जाता है, तो हम उसे सतत प्रबलन कहते हैं। इसके विपरीत सविराम अनुसूची में अनुक्रियाओं को कभी प्रबलित किया जाता है, कभी नहीं। इसे हम आंशिक प्रबलन कहते हैं। मतलब आपका जो प्रबलन है वो अगर कंटिन्यूअसली मिले, हर क्रिया के बाद में मिले, एक लिमिटेड टाइम पर मिले, हर बार मिले, तो उसको अपन कहेंगे सतत या फिर कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। और यहीं पर इसके विपरीत क्या है, आपका आंशिक प्रबलन। इसमें क्या होता है कि आप कुछ समय लेकर या थोड़ा विराम लेकर अगर आपने किसी को पुनर्बलन दिया तो वो कहलाता है आंशिक पुनर्बलन। और आंशिक पुनर्बलन जो सतत पुनर्बलन है उससे ज्यादा बेस्ट होता है। देखिए, अब विलंबित प्रबलन। विलंबित प्रबलन क्या होता है, किसी भी प्रबलन की प्रबलनकारी क्षमता विलंब के साथ साथ कम होती जाती है। मतलब अगर आप विलंब करेंगे आपका प्रबलन देने में, मतलब क्रिया तो पहले हो
गई है और उसका जो प्रबलन है वो उसको काफ़ी समय बाद दिया जाए, उसको कहा जाता है विलंबित प्रबलन। जैसे देखिए यह पाया गया है कि प्रबलन प्रदान करने में विलंब से निष्पादन का स्तर निकृष्ट हो जाता है। मतलब अगर विलंब से किसी को प्रबलन दिया जाता है ना, तो जो वो अनुक्रिया करता है उसका जो निष्पादन होता है वो निकृष्ट हो जाता है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस होती है वो घट जाती है अगर ज़्यादा टाइम लेकर आप उसको रीइंफोर्स करते हैं तो जैसे ही आपकी कोई क्रिया होती है तो क्रिया के ऊपर ही आपको प्रबलन देना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। इस बात को आसानी से दर्शाया जा सकता है यदि बच्चों से यह पूछा जाए कि वे किसी काम को करने के तुरंत बाद एक छोटा पुरस्कार या लंबे अंतराल के बाद एक बड़ा पुरस्कार लेना पसंद करेंगे तो वे छोटा पुरस्कार तुरंत लेना पसंद करेंगे। सही बात है, बच्चे को क्रिया करते ही कोई पुरस्कार मिलेगा तो वो तो उसी को लेना चाहेगा ना, वो क्यों ऐसा करेगा कि हाँ आपको बड़ा पुरस्कार मिलेगा और इतने लंबे समय अंतराल के बाद मिलेगा। तो उससे बच्चे को कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो तुरंत जो प्रबलन मिलेगा उसी को ही वो लेना चाहेगा। तो जो प्रबलन है वो तुरंत होना चाहिए, ना कि विलंबित होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर आपके सामने कुछ दिया गया प्रमुख अधिगम प्रक्रियाओं के बारे में। जब अधिगम घटित होता है, चाहे यह प्राचीन अनुबंधन हो या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तब इसमें कुछ प्रक्रियाएं घटित होती हैं। ये हैं प्रबलन यानी रीइंफोर्समेंट, विलोप यानी एक्सटिंक्शन या अर्जित अनुक्रिया का घटित न होना, कुछ खास दशाओं में अधिगम का अन्य उद्दीपकों के प्रति सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, प्रबलन देने वाले तथा प्रबलन न देने वाले उद्दीपकों के बीच विभेदन तथा स्वतः पुनः प्राप्ति स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी। ये सारी क्रियाएं क्या हैं, ये आपके जो भी आप क्रिया करते हैं उसमें अपने आप क्या होती हैं, घटित होती हैं ये प्रक्रियाएं। अब देखिए इसमें अपने को सारी क्रियाएं एक एक करके बताई गई हैं। सबसे पहला अपने प्रबलन। प्रबलन क्या होता है, जैसे प्रबल के वे उद्दीपक होते हैं जो अपने पहले घटित होने वाली अनुक्रियाओं की दर या संभावना को बढ़ा देते हैं। मतलब आपको क्या करते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं, आपको एक रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो प्रबलन क्या होते हैं, जो आपकी क्रिया की दर को पहले से बढ़ा देते हैं, उस क्रिया की दर को आपको मोटिवेट कर देते हैं, वो कहलाते हैं अपने प्रबलन। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, अपन ने अभी डिस्कस किया था, धनात्मक प्रबलन होता है, ऋणात्मक प्रबलन होता है। धनात्मक जो प्रबलन होता है वो आपकी क्रिया को बढ़ा देता है, आपको सुखद अनुभव देता है। ऋणात्मक जो होता है वो आपकी क्रिया को घटा देता है, दुखदायी होता है। ये आपको वही फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है। फिर सेकंड है विलोप। विलोप से तात्पर्य है आपकी अनुक्रिया के लुप्त होने से है। मतलब जो क्रिया आप करते हैं और वो आपके समय के साथ लुप्त हो जाती है, उसको अपन कहते हैं विलोप। अगला है आपका सामान्यीकरण तथा विभेदीकरण। ये देखिए कि सामान्यीकरण तथा विभेदन की प्रक्रियाएं हर प्रकार के अधिगम में पाई जाती हैं, तथापि इनका विस्तृत अध्ययन अनुबंधन के संदर्भ में किया गया है। मान लीजिए एक प्राणी को अनुबंधित उद्दीपक प्रकाश या घंटी की ध्वनि, इसके अलावा देखिए जैसे टेलीफोन का बजना प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी इसके प्रति अनुबंधित अनुक्रिया करता है। इसके अलावा यहाँ पर और सारे एग्जाम्पल भी आपको वही बता रखे। सामान्यीकरण समानता के कारण होता है, जबकि विभेदन भिन्नता के प्रति अनुक्रिया होती है। सामान्यीकरण कोई दो चीजों में समानता होती है उसके कारण होता है। जैसे देखिए सामान्यीकरण क्या होता है, सामान्यीकरण तो समानता के कारण होता है, विभेदीकरण क्या होता है, भिन्नता के कारण होता है। सामान्यीकरण जैसे मतलब कि कुत्ते हैं वो सब एक तरीके से ही क्या करते हैं, भौंकते हैं, बोलते हैं, ऐसी चिड़ियां एक तरीके से चहचहाती हैं, तो ये क्या है, सामान्यीकरण है। और विभेदीकरण क्या होता है, वो होता है अपनी भिन्नता। मतलब अपन उनमें भिन्नता प्रकट कर सकते हैं कि इस बार जो है वो चिड़िया बोली है, इस बार जो है वो कौवा बोला है। मतलब इस प्रकार से अपन सामान्यीकरण और विभेदीकरण दोनों चीजों को बिना उस जगह पर जाए भी पता कर सकते हैं। जैसे अपन अपना टेलीफोन है और अपनी जो घंटी है उसकी आवाज में भी अपन अंतर कर सकते हैं। अच्छा आपका स्वतः पुनः प्राप्ति। स्वतः पुनः प्राप्ति कैसे, कि जब आपका जो विलोप हो जाता है किसी क्रिया का, उसका समय के साथ में अगर एक समय अंतराल में आपका विलोप हो गया है किसी क्रिया का, तो एक समय निकलने के बाद में अगर फिर से आपको उस क्रिया की जरूरत पड़ती है तो आप स्वतः ही क्या करते हैं, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे देखिए अपने प्राचीन अनुबंधन में जो कुत्ता था उसको घंटी के बाद में भोजन दिया गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात जब भोजन देना बंद कर दिया और सिर्फ घंटी की आवाज सुनाई गई तो उसने इस चीज को ग्रहण कर लिया कि घंटी बजेगी तो भी भोजन नहीं आएगा, तो वो उसको भूल जाएगा। फिर कुछ समय अंतराल के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, उसके विलुप्त हो चुका था वो, लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा जब आप फिर से मतलब कुछ समय रुक कर आप फिर से वही क्रिया दोहराएंगे, फिर से आप घंटी बजाएंगे तो उसको स्वतः है उसके दिमाग में वो क्रिया उत्पन्न होगी कि हाँ घंटी बजी है मतलब भोजन आ सकता है, घंटी बजी है तो भोजन आ सकता है। मतलब स्वतः है उसको पीछे वाली क्रिया की पुनः प्राप्ति हो जाएगी कि हाँ मतलब पहले घंटी बजती थी तो भोजन आया करता था, तो ये उसको फिर से रिकॉल हो जाएगा। तो ये होता है आपका स्वतः पुनः प्राप्ति की। अनुक्रिया पूरी तरह विलुप्त होने के बाद भी अगर वही उद्दीपक आपके सामने प्रस्तुत किया जाए तो वही अनुक्रिया घटित हो सकती है। ओके, तो यह स्वतः पुनः प्राप्ति की मात्रा विलोप के बाद बीती हुई समय अवधि पर निर्भर करती है। यह अवधि जितनी ही अधिक होती है अधिगम अनुक्रिया की पुनः प्राप्ति उतनी ही अधिक होती है। मतलब जितने समय अंतराल के बाद में आप मतलब ये करोगे तो उतना ही ज्यादा पुनः प्राप्ति आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। ऐसी पुनः प्राप्ति स्वाभाविक रूप से होती है। ये जो पुनः प्राप्ति है ये स्वाभाविक रूप से होती है, इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती, ये स्वाभाविक है। तो देखिए आज अपन ने पढ़ लिया पूरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, इसका पूरा एक एक अपन ने पॉइंट पढ़ लिए हैं। फ्रेंड्स पूरी एक एक लाइन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज मिस करने लायक नहीं थी। देखिए ये अपन ने पढ़ लिए
अभी तक अपने अधिगम चैप्टर में दो अपने सिद्धांत, पहला था अपना प्राचीन अनुबंधन, दूसरा था अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन। फ्रेंड्स दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट थे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इनमें से। तो आप लोगों को ये पूरा अच्छे से देखना है, पूरा चैप्टर, चाहे इसके जितने भी पार्ट्स बने, लेकिन आपको पूरे चैप्टर पर एंड तक बने रहना है, सारे पार्ट्स कंटिन्यूसली पूरे देखने हैं। तो देखिए आज की वीडियो में बस अपन इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो चली है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें अपन देखेंगे अपना प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्रेक्षणात्मक या ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसको बांडुरा ने दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।